नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पाठ द्वितीय के बॉटनी पेपर थर्ड के अंतर्गत कोशिका जैविकी, कोशिका सिद्धांत एवं कोशिका संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कोशिका जैविकी यानी सेल बायोलॉजी। जब हम परिचय की बात करते हैं तो सबसे पहले है सेल बायोलॉजी से पहले साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, यानी कोशिका की संरचना और उसके घटकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी वर्ड दो वर्ड्स से मिलकर के बना है, साइटोज प्लस लोगोस। साइटोज से हमारा तात्पर्य है सेल्स से, यानी कोशिकाओं का अध्ययन। तो ऐसे कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका की संरचना एवं उसके घटकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। और जो इस कार्य से संबंधित साइंटिस्ट होते हैं उनको हम कहते हैं साइटोलॉजिस्ट। अब इसी का ही थोड़ा सा मॉडिफाई और एडवांस रूप है, वो है सेल बायोलॉजी। इसके अंदर हम स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन एंड देयर रेगुलेशन, यानी जो सेल बायोलॉजी जिसे हम कोशिका जैविकी कहते हैं, इस सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी प्लस उस सेल के फंक्शन, उसका रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म और उस सेल की संपूर्ण एक्टिविटीज का रेगुलेशन मैकेनिज्म, उस सेल के ऐसे कहने का मतलब है स्ट्रक्चर और फंक्शनल सारे एस्पेक्ट्स का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी अर्थात कोशिका जैविकी अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है अध्ययन का, और इसके अंतर्गत कई स्पेशल ब्रांचेस, सब ब्रांचेस है, जिसके अंतर्गत जो मुख्य है वो है आपके कोशिका आनुवंशिकी, जिसे हम साइटोजेनेटिक्स बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम जीवों के संयुक्त रूप से कोशिका विज्ञान व उनकी जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं। कोशिकाओं में समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को व्यवहार तथा जीनों के पुनर्संयोजन के आपसी संबंध का आणविक आधार, विविधताओं, उत्परिवर्तन, जातिवाद, संरचना व जीवों के विकास इत्यादि सभी पहलुओं का अध्ययन इस साइटोजेनेटिक्स अर्थात कोशिका आनुवंशिकी के अंतर्गत किया जाता है। अन्य जो इसकी उपशाखा है वो है सेल फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत कोशिका झिल्ली की प्रकृति, कोशिका के अंदर अर्थात कोशिका से बाहर की ओर स्थानांतरित होने वाले या परिवहन करने वाले पदार्थों के बारे में अध्ययन, सेल न्यूट्रिशन, सेल ग्रोथ, सीक्रेशन और अन्य कई प्रकार की फंक्शनल एस्पेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। साइटोकेमिस्ट्री इस उपशाखा के अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जीवित पदार्थ का रासायनिक और भौतिक रासायनिक एनालिसिस किया जाता है। इसके लिए आधुनिक समय में रेडियो एक्टिव
ट्रेसर टेक्निक तथा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा अध्ययन में काफी सहायता मिली है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोशिका जीव विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो कोशिका की परासंरचना व आणविक जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अध्ययन करना है। अब है कोशिकीय जैविकी का इतिहास। सेल बायोलॉजी के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले इस क्षेत्र के अंतर्गत कोशिकीय जैविकी को 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की तो कोशिकीय अवधारणा को सबसे अधिक बल मिला। 1674 में ल्यूवेनहोक ने सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा पौधों की कोशिकाओं में हरे रंग के कोशिकांग देखे जिन्हें उन्होंने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। 1682 में नेहेमिया ग्रीव ने सेल कंसेप्ट के बारे में जानकारी दी। उनके अनुसार कोशिका ही सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। 1824 में फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक H.J. ड्यूट्रोचेट ने सेल थ्योरी का कंसेप्ट दिया। इसके पश्चात कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कई खोजें हुई। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने ट्रेडेंसकेसिया पौधे की कोशिका में केंद्रक की खोज की। 1835 में वॉन मोल व पुरकिंजे ने कोशिका में उपस्थित तरल अर्थात द्रव्य पदार्थ को जीव द्रव्य की संज्ञा दी। 1838 में M.J. स्लाइडेन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे ने ये बताया कि पादपों के अंदर उनके शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। इसी तरह से 1839 में थियोडोर स्वान जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि सभी जंतुओं की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। तो इस तरह से 1838 में स्लाइडेन के द्वारा और 1839 में थियोडोर स्वान के द्वारा बॉटनी एवं जूलॉजी दोनों फील्ड अर्थात पादपों और जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक इकाई के बारे में दी गई अवधारणा के आधार पर एक नई कोशिकीय परिकल्पना को बल मिला जिसे हम आज कोशिका सिद्धांत के रूप में जानते हैं। इस कोशिका सिद्धांत की जब बात करते हैं जो कि तो जर्मन वैज्ञानिक जो उसके बारे में पहले हम भी पढ़ चुके हैं
स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं आधारी रूप से समान होती है, जिनमें जीवद्रव्य केंद्रक एवं कोशिकांग उपस्थित होते हैं। अतः कोशिका सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। तो सबसे जो पहला उनका जो फंडामेंटल था इस सिद्धांत का, वो है कि कोशिका ही सजीवों की संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि उसके अंदर जीवद्रव्य होता है, केंद्रक होता है और कोशिकांग उपस्थित होते हैं। दूसरी बात है कि सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन एवं उपापचयी क्रिया एक समान होती है, अतः कोशिका सजीवों की क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से उत्पन्न होती है। इस बात को सबसे अधिक बल रुडोल्फ विर्चोव 1855 के द्वारा दिए गए एक निष्कर्ष से मिला, जिनमें उन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। जिसे हम लैटिन भाषा में एक फ्रेज है, कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला। रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा लैटिन में एक फ्रेज दी गई थी, ओमनिस सेल्यूला ए ई सेल्यूला, यानी सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से विभाजन के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, कोशिका के केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करता है। अतः कोशिकाएं ही सजीवों की आनुवंशिक इकाइयां होती है। अब इस कोशिका सिद्धांत, जो कि स्लाइडेन और श्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इस कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद भी है। अपवाद के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले वायरस। हम सभी जानते हैं कि वायरस न सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी है, अर्थात उसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। तो वायरस है जो वास्तव में वह कोशिका सिद्धांत के परिदृश्य में हम देखें तो वह इन शर्तों को पूरा नहीं करता, जिसके फलस्वरूप इसको अकोशिकीय कहा गया है। अकोशिकीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत केवल न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन उपस्थित होते हैं, इसके अलावा अन्य कोशिकीय कंपोनेंट्स इसके अंतर्गत मौजूद नहीं होते हैं। वायरोइड्स की बात करते हैं तो ये भी अकोशिकीय, क्योंकि इनके अंतर्गत केवल आरएनए कण पाए जाते हैं। प्रियॉन्स ये भी अकोशिकीय है, क्योंकि इनके अंतर्गत केवल प्रोटीन कण उपस्थित होते हैं। आरबीसी भी कोशिका की समस्त शर्तें पूरी नहीं करती है, क्योंकि इसके अंतर्गत केंद्रक अनुपस्थित होता है। अपवाद के रूप में देखें तो ऊंट व लामा को छोड़कर बाकी सभी प्राणियों की जो आरबीसी होती है उनके अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बी व टी लिम्फोसाइट्स में प्रारूपिक आनुवंशिक पदार्थ अनुपस्थित होता है। तो ये लिम्फोसाइट्स बी और टी भी कोशिका की सामान्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। अब है इस कोशिकीय सिद्धांत की उपयोगिता। इस सिद्धांत से यह ज्ञात हुआ कि सभी कोशिकाएं संरचना व रासायनिक संगठन में समानता प्रदर्शित करती है। रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट किया कि कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है तथा इनका आनुवंशिक पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी संतति कोशिकाओं में गमन करता है, जो कि विकास का आधार बनता है। कोलिकर ने इस सिद्धांत का एम्ब्रियोलॉजी अर्थात भ्रूणकी में उपयोग करते हुए बताया कि गैमेट फ्यूजन से अर्थात युग्मक संलयन से जाइगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है, जो कोशिका विभाजन द्वारा एक संपूर्ण भ्रूण में विकसित होता है।
जीवद्रव्य सिद्धांत। कोशिकीय द्रव्य पदार्थ का सर्वप्रथम अध्ययन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक द्वारा किया गया, यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल जीवित पदार्थ का अध्ययन। स्लाइडेन ने कोशिका में उपस्थित इस तरल पदार्थ को कोशिका रस कहा। एफ डुजर्डिन के द्वारा इस तरल लिक्विड पदार्थ को सार्कोड की संज्ञा दी गई। यूगो वोहन मोहल ने पादप कोशिकाओं में भी तरल पदार्थ की उपस्थिति प्रमाणित की। जे.ई. पुरकिंजे के द्वारा इस तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म की संज्ञा दी गई, जिसे हम हिंदी के अंतर्गत जीवद्रव्य कहते हैं। और हक्सले ने 1865 के अंतर्गत बताया कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ओ हर्डविंग ने जीवद्रव्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब हम इस कोशिकीय सिद्धांत और कोशिकीय नॉलेज के आधार पर सभी जीवों को मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, अकोशिकीय जीव और कोशिकीय जीव। यानी ऐसे जीव जिनका शरीर कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा को पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें अकोशिकीय जीवों की श्रेणी में रखा गया है। और ऐसे जीव जिनकी संरचनात्मक इकाई अर्थात कोशिका है और वो कोशिका सिद्धांत के नियमों का पालन करती है, तो उसे हम कोशिकीय जीव कहते हैं। तो कहने का मतलब है मोटे तौर पर जीव दो प्रकार के, ए सेल्यूलर एंड सेल्यूलर। अब सेल्यूलर है यानी कोशिकीय जीव है, तो कोशिकीय जीव भी पुनः दो प्रकार के, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे जीव जो प्रिमिटिव टाइप्स के हैं, आद्य प्रकृति के, बहुत ही कम विकसित। और यूकैरियोट से मतलब है जो सुविकसित प्रकार के। यहाँ प्रो प्लस कैरियन दो वर्ड है, जिसका मतलब होता है प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक या आद्य विकसित प्रकार का केंद्रक। और यूकैरियोट से मतलब है, यू का मतलब होता है स्पष्ट, सुस्पष्ट, और कैरियन से मतलब है केंद्रक, यानी ऐसे जीवों के अंतर्गत सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो ये दो है जो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की संगठन, उसकी प्रकृति, उसके डेवलपमेंट के आधार पर है जो यहाँ पर जीवों को, कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल्स दिखाई गई है। सामान्यतः जो जितने भी जीवाणु हैं, और शैवालों की बात करें तो नील हरित शैवाल आदि सभी है जो प्रोकैरियोट्स की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य आदि सभी अंतर्वस्तुएं उपस्थित होती है। लेकिन कोशिका द्रव्य जो होता है उसके अंदर हमें कोशिकांग देखने को नहीं मिलते। साथ ही कोशिका द्रव्य के भीतर केंद्रक जैसी कोई संरचना नहीं होती है। इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो है जो कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, और इस प्रकार की संरचना को हम जीनोफोर या आद्य प्रकार का केंद्रक कहते हैं। अब इन प्रोकैरियोट्स के सामान्य लक्षणों की बात करें तो ये है जो प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, तथा ये जो प्रोकैरियोट्स ऐसे जीव है वो एक कोशिकीय होते हैं। केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है, क्योंकि इनमें केंद्रक कला का अभाव होता है, जिसके फलस्वरूप केंद्रकीय पदार्थ बिखरे रहते हैं। और जब आनुवंशिक पदार्थ अर्थात केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, तो इस प्रकार के केंद्र को हम
इंसिपिएंट न्यूक्लियस या आरंभिक केंद्रक कहते हैं। इन कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, तारक काय, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःप्रद्रवी जालिका आदि कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं तथा डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी तथा बैक्टीरिया में ये कोशिकाएं हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक है जो पादप कोशिका दिखाई गई है, और प्रोकैरियोट्स एक कोशिकीय होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स एक कोशिकीय से लेकर के बहुकोशिकीय लेवल में हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादातर यूकैरियोट्स जो होते हैं हमें बहुकोशिकीय देखने को मिलते हैं। एक कोशिकीय की बात करते हैं तो आपकी यीस्ट है, यूग्लिना है, तो इस प्रकार से क्लेमाइडोमोनास है, ऐसे कई तरह है जो आपको एक कोशिकीय जीव भी यूकैरियोट श्रेणी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। यूकैरियोट्स के जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इन सजीवों का शरीर है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से निर्मित होता है, अर्थात इनके अंतर्गत सुविकसित केंद्रक हमें देखने को मिलता है। केंद्रक सुस्पष्ट तथा विकसित प्रकार का होता है। केंद्रक दोहरी केंद्रक कला से परिबद्ध रहता है, यानी केंद्र के चारों ओर दोहरी झिल्ली का एक आवरण पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में सुविकसित कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा प्लास्टिड्स इत्यादि पाए जाते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो है कि डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है इनके अंतर्गत, जहां प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स सिर्फ एक ही प्रकार के थे, 70S प्रकार के, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोट्स में आपको कोशिका के अंदर दो प्रकार के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, 70S और 80S। कोशिका द्रव्य में हमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, वहीं कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें 70S अर्थात आद्य प्रकार के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या खास अंतर होता है या मुख्य अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, कोशिका द्रव्य संपूर्ण कोशिका में फैला रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य केंद्रक एवं कोशिका कला के मध्य फैला होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है आद्य प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुविकसित प्रकार का होता है, जो कि दोहरी केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स 70S प्रकार के देखने को मिलते हैं, वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में हमें राइबोसोम दोनों प्रकार के 70S व 80S प्रकार के मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका व लाइसोसोम्स अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों प्रकार की संरचनाएं हमें देखने को मिलती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में रेस्पिरेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा संपन्न होता है, वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में सेल ऑर्गेनेल्स जैसे गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स तथा माइटोकॉन्ड्रिया आदि एब्सेंट होते हैं, वहीं यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कोशिका में सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं। और कोशिका की जब आकार की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर की प्रास में हमें देखने को मिलती है, वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार की बात करें तो 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक के प्रास में पाई जाती है। ये आपको विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं दिखाई गई है जो कि आकृति में विभिन्नता प्रदर्शित करती है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं सबसे ऊपर की तरफ वो है गोलाकार संरचना जो क्लेमाइडोमोनास है। ये आपके क्लेमाइडोमोनास, फिर आपके जो ये बैक्टीरियल सेल्स है अलग अलग आकृति की, उसके बाद में ये स्टोन सेल्स जो फ्रूट्स नट फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। ये आपके लीफ सेल्स है, ये डेस्मिड्स है, ये प्लांट्स में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हेयर्स, ये फाइबर सेल्स है, ये आपको एक डाइटम सेल्स दिखाई गई है, और यहाँ पर सबसे लंबी कोशिका जो कि शैवालों के अंदर पाई जाती है एसिटिबुलेरिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो यहाँ पर पादपों के अंदर
और साथ साथ अन्य जीवों के अंदर हमें कोशिकाओं की आकृति के अंतर्गत बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। परिमाप एंड साइज की जब बात करते हैं तो बड़ी कोशिकाएं जिन्हें हम नेक्ड आइज अर्थात नग्न आंखों से देख सकते हैं, जैसे साइकस का बीजांड। साइकस एक जिम्नोस्पर्म पादप है, उसका बीजांड है जो हम एक कोशिकीय होता है, उसको हम आराम से आंखों से देख सकते हैं। तथा शुतुरमुर्ग का अंडा जंतुओं के अंतर्गत सबसे बड़ी कोशिका होती है, उसे भी हम बिना किसी माइक्रोस्कोप सहायता से आसानी से देख सकते हैं। और सबसे लंबी जंतु कोशिका की बात करें तो वो तंत्रिका कोशिका होती है, और सबसे लंबी पादप कोशिका की बात करें तो एसिटाबुलारिया शैवाल होता है। कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी हैं, लगभग 1 मिलीमीटर व्यास की होती है कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। थैंक्स।